हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडिया ईयर बुक 2020 के चैप्टर 7 को पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोग ग्लोबल ट्रेड सिचुएशन तक हम लोग पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग फॉरेन ट्रेड से पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमें फॉरेन ट्रेड के बारे में बताया गया कि द 5-year फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज। तो बताया गया कि एक फ्रेमवर्क लाया गया था, एक पॉलिसी लाया गया था 5 साल के लिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से गुड्स और सर्विस का एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए थ्रू एफटीपी द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ मेजर पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव। तो इसके तहत कई इनिशिएटिव लिया गया है, जैसे इसके 2 स्कीम लिया गया है। एक है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, तो यानी कि इंडिया से गुड्स का एक्सपोर्ट करना, मर्चेंडाइज यानी सामान का एक्सपोर्ट करना, और दूसरा सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट करना। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन एफटीपी विद द ऑब्जेक्टिव टू ऑफसेट इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस एंड एसोसिएट कॉस्ट इन्वॉल्विंग एक्सपोर्टिंग गुड्स। तो इसमें मेनली गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, जैसे सामान को यदि हम लोग को एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, रोड बनवाना पड़ेगा ताकि पोर्ट तक आ सके या फिर एयरपोर्ट तक आ सके, या और फैक्ट्री सेटअप करने में पड़ेगा, डिफरेंट मशीन सेटअप करना पड़ेगा, तो उसके डेवलपमेंट के लिए। दूसरा सर्विस एक्सपोर्ट, तो इसके तहत क्या था कि ताकि सर्विस एक्सपोर्ट से हम लोग हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज वो बढ़े, और कई तरीके का इसके द्वारा लिया गया स्टेप, जैसे दूसरे कंट्री का जो यहाँ पे एफडीआई लाना, मतलब दूसरे कंट्री से विदेशी कंपनियों को यहाँ बुलाना, और यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब कि यहाँ से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या फिर जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं उनको बाहर भेजना, उनको स्पेशल स्किल प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है ड्यूटी रिमिशन स्कीम। ड्यूटी रिमिशन स्कीम मतलब क्या है कि आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड द कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी एक्सपोर्टेड एंड नॉट द टैक्स एंड लेवेज। तो इसके तहत क्या किया जाता है कि ऐसा सामान ही प्रोड्यूस किया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए हो, है ना, उसको घर में यूज करने के लिए, मतलब इंडिया के अंदर यूज करने के लिए नहीं, ऐसा सामान प्रोड्यूस किया जाता है जो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए हो। इट्स पर्पस इज टू अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट्स और अलाउ रिप्लेसमेंट आइदर फॉर द इनपुट्स। तो इसके अंदर यही, इसके तहत बहुत सारा स्कीम निकाला गया ड्यूटी रिमिशन स्कीम के तहत। जैसे एक है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट अलॉन्ग विथ फ्यूल। तो इसके तहत क्या होता है कि यदि आप ऐसा फैक्ट्री सेटअप किए हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करेगा, तो आपको कुछ छूट दिया जाता है। तो क्या छूट मिलेगा, तो यदि आप किसी विदेश से सामान खरीद रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आप फैक्ट्री खोले हैं सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए, और आपको कोई मशीन की ज़रूरत है जो बाहर से मंगाना पड़ रहा है ना, दूसरे कंट्री से मंगाना पड़े, या फिर कोई दूसरा चीज़, कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल जो बाहर से मंगाना पड़ रहा है, तो उस पर आपको ड्यूटी फ्री लगाए, मतलब कि उस पर आपको इंपोर्ट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग यदि कोई बाहर से सामान खरीदते हैं, जब कोई इंपोर्ट कराया जाता है सामान, तो गवर्नमेंट उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, मतलब को आपको गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आप बाहर दूसरे कंट्री से सामान खरीद रहे हैं, तो उसमें उसको छूट मिलेगा। नेक्स्ट स्कीम्स फॉर जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। तो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए स्कीम है कि क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरी हमारे कंट्री के लिए एक मेजर एक्सपोर्ट है। इट इज़ एन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर, और इसके अलावा एक्सपोर्ट तो कराते हैं, इसके अलावा इसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। एक्सपोर्ट फ्रॉम दिस सेक्टर सफर्ड सिग्निफिकेंटली ऑन द अकाउंट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। लेकिन दुनिया भर में ग्लोबल स्लोडाउन आया हुआ था अभी, इसके कारण से एक्सपोर्ट इसका कुछ कम गया, क्योंकि स्लोडाउन में लोग सोना चांदी कम खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कराना पड़ा। मतलब कि स्कीम दिया गया कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट या प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रीसियस मेटल फ्रॉम द नॉमिनेटेड एजेंसी। तो बताया कि सरकार के द्वारा कुछ एजेंसी तय किया गया, यदि आप उसी एजेंसी से सामान खरीद रहे हैं तो फिर आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे बनाया गया। नेक्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड का एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है, ताकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इंटरनेशनल मार्केट में कंपटिटिवनेस ला सके, मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट से कम्पीट कर सके। दिस स्कीम अलाउ इंपोर्ट अंडर ऑफ कैपिटल गुड्स एट जीरो कस्टम ड्यूटी। तो इसके साथ जीरो कस्टम ड्यूटी से लाया जाता है, एंड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इक्विवेलेंट टू 6 टाइम ऑफ ड्यूटीज। नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक पोस्ट क्रिएट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, ठीक है, और इसको हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा, राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन 1991। तो 1991 में ही ये लाया गया था, इस इंस्टीट्यूशन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को 91 में ही, जब हमारे कंट्री में एलपीजी रिफॉर्म आया था, ठीक। और इसका मेन टारगेट, मतलब कि इसका मेन फोकस एरिया है फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए। कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में देखते हैं। तो इन स्किलिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स फॉर एक्सपोर्ट इन इंपोर्ट प्रायोरिटी। इन द लास्ट 2 years ओवर 50,000 एंटरप्रेन्योर्स हैव बीन ट्रेंड अंडर द निर्यात बंधु प्रोग्राम। तो निर्यात बंधु प्रोग्राम के तहत मतलब कि स्किल प्रोवाइड कराया जाता है, जो मतलब कि ऐसे कोई इलेक्ट्रीशियन है या प्लम्बर है या फिर डॉक्टर इंजीनियर ही है, मतलब कि जो सर्विस सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं विदेश में जा करके, तो वहाँ के मार्केट के हिसाब से उनको स्पेशल स्किल प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग निर्यात बंधु प्रोग्राम के तहत करवाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल ट्रेड, तो एक सेटअप किया गया है इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में रिसर्च करेगा
ये रिसर्च करके पता लगेगा किस कंट्री में किस चीज़ का ज़्यादा डिमांड है, किस चीज़ का मतलब कि डिमांड वहाँ पे बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है, किस कंट्री में स्लो डाउन आ रहा है, कौन सा कंट्री ज़्यादा डेवलप कर रहा है, तो किस कंट्री से हम लोग को बिजनेस करना चाहिए, कितना कहाँ से टैक्स वगैरह लगाना चाहिए, ये सब इसके द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है, इस सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया पहला कंट्री था। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन एशिया टू रिकॉग्नाइज इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन मॉडल इन द प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट विथ एशियाज फर्स्ट ईपीजेड सेटअप इन कांडला। तो ये इंडिया मतलब एशिया का सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कांडला में सेटअप किया था 1965 में गुजरात में। एक्चुअली स्पेशल मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है, एसीजेड होता क्या है, तो देश के अंदर होता है लेकिन इसको विदेश के तौर पे माना जाता है। मतलब कि यहाँ पे नॉर्मली देखिए क्या होता है कि जैसे मान लिया कंट्री का बाउंड्री है, तो इसमें यदि कोई इंडियन आदमी फैक्ट्री सेटअप कर रहा है और कोई विदेशी आदमी फैक्ट्री सेटअप कर रहा है तो दोनों के लिए अलग अलग नियम होगा। इंडियन आदमी सेटअप करेगा तो उसको हो सकता है कम टैक्स देना पड़े, कोई विदेश का आदमी इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करे तो हो सकता है उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़े, उसको दूसरे नियम को फॉलो करना पड़ता है और इसके लिए दूसरा नियम है, इंडियन के लिए दूसरा नियम है और बाहरी लोगों के लिए इससे थोड़ा टफ नियम रहता है। ठीक है, लेकिन एसीजेड जब बनाया जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँ पे बनाया जाता है वहाँ पे इंडियन और फॉरेन दोनों तरह के फैक्ट्री के लिए सेम रूल लगाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फॉरेन कंट्री वाले लोग मतलब इंडिया के बराबर में आ जाते हैं और वहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं फैक्ट्री, क्योंकि दूसरे जगह सेटअप करेंगे तो उनको मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा रूल फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों को बराबर माना जा रहा है ना। इस तरीके से जैसे एसीजेड के अंदर सस्ता बिजली दिया जाता है, सस्ता पानी दिया जाता है और भी लेबर लॉ में कुछ छूट दिया जाता है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इंडिया एशिया में सबसे पहला कंट्री था और कांडला में 1965 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया गया था। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लायर्स एंड डिस्पोजल्स क्रिएटेड अ डेलिकेट ई मार्केट, तो एक मतलब ई मार्केट सेटअप किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और ताकि किसान जो है या फिर कोई भी आदमी अपना बेच सके सामान वहाँ पे मतलब कि जो खरीदने वाला वो भी रजिस्टर करा सकता है, बेचने वाला भी रजिस्टर करा सकता है और इस तरीके से ई मार्केट का काम वहाँ पे होगा। नेक्स्ट ट्रेड फैसिलिटेशन, तो नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर वाज सेटअप द फॉलोइंग रेटिफिकेशन ऑफ इंडिया ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। तो एक ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है, उसी को फॉलो करने के लिए इसको सेटअप किया गया था। इसका काम क्या है, तो 4 वर्किंग ग्रुप्स हैव बीन सेटअप टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल इशू, आउटरीच एंड टाइम रिलीज स्टडी। तो इसका मेन फोकस 4 एरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, लीगल इशू को देखना, यदि किसी कंपनी पे लीगल इशू आ रहा है कोई, मतलब उसको कोई किसी तरह का उस पर कोई केस आया है, लोगों तक पहुँच बनाना, और टाइम रिलीज स्टडी मतलब कि टाइमली हर काम को देखना, मतलब किसी कंट्री में यदि सप्लाई गया है, यहाँ से कोई सामान गया है तो वहाँ टाइम से पहुँच रहा है या नहीं, रास्ते में क्या रुकावट आ रहा है, ये सब के बारे में देखना, तो इसका एक काम है। ठीक है, आगे एंटी डंपिंग के बारे में पढ़ते हैं। एंटी डंपिंग क्या है, तो WTO के एग्रीमेंट है, ठीक है, कस्टम टैरिफ एक्ट 1925, उसी के तहत ड्यूटी को लगाया जाता है। नॉर्मली एक्चुअली है क्या कि जैसे मान लीजिए कि कोई चाइना है, ये इंडिया है, चाइना में कोई प्रोडक्ट है जैसे विक्स है, ठीक है, मान लीजिए विक्स जो टैबलेट आता है, सॉरी जैसे चाइना है, इंडिया है, कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे विक्स ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, यदि चाइना में वो बेच रहा है 2 रुपया में, ठीक है, चाइना में बेच रहा है 2 रुपये में और इंडिया में उस चीज़ को 1 रुपये में बेच रहा है। बेचने का मेन पर्पस उसका क्या हो सकता है कि शुरू में तो घाटा लगेगा, लॉस होगा, लेकिन बाद में जब हमारा मार्केट पे मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा तो फिर हम अपना दाम बढ़ा लेंगे और पैसा जो भी घाटा लगा है सब हमारा तो तुरंत वसूल हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट को चाइना, इंडिया जो है, चाइना उस प्रोडक्ट को अपने कंट्री में 500 में बेच रहा है और इंडिया में उसको 420 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो 420 में बेचने का उसका बेचने पे ऑब्वियसली है कि घाटा ही लगेगा, क्योंकि इंडिया में आएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी भी लग रहा है, तो यानी कि उसको तो और ज़्यादा में बेचना चाहिए, लेकिन सस्ता में बेच रहा है। तो चाइना यहाँ पे सोच के रहा है कि हमको अभी घाटा हो रहा है तो होने दो, लेकिन बाद में हम जब हमारा मार्केट पे क्रिएट हो जाएगा मोनोपोली, एक अधिकार क्रिएट हो जाएगा, तो बाद में अपना प्राइस बढ़ा करके सारा कुछ पैसा हम लोग मेंटेन कर लेंगे, है ना। तो इसके मतलब कि इसीलिए वो सस्ता बेच रहा है इंडिया में। तो जब ऐसा इंडियन गवर्नमेंट को मान लीजिए पता चला कि अच्छा कि प्रोडक्ट को चाइना जो है इंडिया में 420 में बेच रहा है और अपने कंट्री में महंगा बेच रहा है ना, तो तब उस केस में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाता है। ठीक है, उस केस में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाता है। ठीक है, तो ये था एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में कि जब भी कोई प्रोडक्ट अपने ओरिजिन कंट्री में ज़्यादा मतलब कि प्राइस पे बिके और दूसरे कंट्री में कम प्राइस पे बिके, तो फिर जो यहाँ पे डिफरेंस आता है उसको मेंटेन करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाता है, जिस कंट्री में सस्ता बिक रहा है उसके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो कम्युनिकेशन इन द कंट्रीज हैंडल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इसके लिए एक स्पेशल मिनिस्ट्री है। ठीक है, विद द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज हैंडल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कम्युनिकेशन के लिए अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली मिनिस्ट्री का मेन काम है ई गवर्नेंस को देखना।
ठीक है। ई गवर्नेंस को प्रमोट करना, सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करना। और कम्युनिकेशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इसके तहत 2 डिपार्टमेंट आते हैं, तो पोस्ट ऑफिस और टेलीकम्युनिकेशन वाला मतलब कि जो नेटवर्क प्रोवाइड कराते हैं, आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल, इस टाइप का, तो उसको देखना। तो इसके तहत और भी कई काम किए हैं, जैसे पोस्ट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। द मॉडर्न पोस्ट सिस्टम, द मोस्ट प्रीफर्ड फैसिलिटेटर ऑफ कम्युनिकेशन, वाज एस्टेब्लिश्ड इन लॉर्ड क्लाइव, वाज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉर्ड क्लाइव इन 1766। तो 1766 में, ठीक है, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर के 2 साल बाद 1766 में इंडिया में पोस्टल सिस्टम इस तरह से बनाया गया था, जिसको वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1774 में फिर और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया, डेवलप किया गया। तो इंडिया में सबसे पहला बार पोस्टल सिस्टम से इस्टेब्लिश किया गया था 1766 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, बाद में वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1774 में, 1774 में इसको आगे दूसरा डेवलप किया गया, मतलब कि इसको और ज़्यादा डेवलप किया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम द पोस्ट ऑफिस रेगुलेटेड अंडर द एक्ट ऑफ 1837। तो पोस्ट ऑफिस के ऊपर पहले कोई रेगुलेशन नहीं था, लेकिन 1837 में एक रेगुलेशन एक्ट लाकर उसको रेगुलेट किया गया। ऑन यूनिफॉर्म बेसिस टू यूनाइट ऑल द पोस्ट ऑफिस, ताकि कंट्री के अंदर जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं तीनों प्रेसिडेंसी में, क्योंकि उस समय 3 ही प्रेसिडेंसी थे ना अंग्रेज के अंदर, ठीक है, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे, और दूसरे मतलब कि इंडिया के और वही कई हिस्सों में छोटे छोटे राज्यों पर अंग्रेज का उस समय तक अधिकार था, ठीक है। तो इस तरीके से सबको एक सूत्र में बांधने के लिए, मतलब कि यूनाइट करने के लिए 1837 में पोस्ट ऑफिस के लिए एक रेगुलेशन एक्ट आया। उसके बाद फिर 1854 में एक आया था, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ कि टू इंटायर फैब्रिक ऑफ पोस्टल सिस्टम एंड द पोस्टल ऑफिस ऑफ इंडिया वर प्लेस्ड ऑन प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फुटिंग 1 अक्टूबर 1854। तो इसके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लगाया गया, मतलब कि इसके लिए कुछ नियम कानून और लाए गए 1 अक्टूबर 1854 को। दिस वॉज द टाइम व्हेन द फर्स्ट पोस्टेज स्टाम्प वैलिड अक्रॉस द कंट्री वॉज इशूड एन अफोर्डेबल एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ पोस्टेज फिक्स्ड बाय वेट एंड नॉट बाय डिस्टेंस। तो बताया कि पहले जो होता था प्राइस तय किया जाता था डिस्टेंस से, ठीक है, अभी भी डिस्टेंस से तय होता है, लेकिन अभी डिस्टेंस के साथ वेट से भी तय होता है ना, मतलब कि वेट और डिस्टेंस दोनों चीज़ को कंसीडर किया जाता है प्राइस, मतलब कि प्राइस डिटरमाइन करते हुए। तो अभी भी ये काम होता है, लेकिन पहली बार 1854 में किया गया था। और पोस्टेज स्टाम्प रिलीज किया गया था, स्टाम्प पहली बार लाया गया था जो पूरे कंट्री में वैलिड हो, मतलब ऐसा स्टाम्प लाया गया था जो पूरे कंट्री में वैलिड हो, वैलिड अक्रॉस द कंट्री, ऐसा इशू किया गया था। और डिस्टेंस से नहीं बल्कि वेट से यहाँ पे फिक्स किया गया था। इवन दो द ब्रिटिश एस्टेब्लिश द पोस्ट ऑफिस फॉर इंपीरियल इंटरेस्ट, इट अलॉन्ग विद द रेलवेज एंड टेलीग्राफ बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजन ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो कहा जा रहा है कि ब्रिटिश तो हालांकि ब्रिटिश इसको डेवलप किए थे अपने फायदे के लिए, है ना, इंपीरियल इंटरेस्ट के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, लेकिन जिस तरह से रेलवे, टेलीग्राफ, उसी तरह से पोस्ट ऑफिस भी जो है समाज के भलाई में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। द स्टैट्यूट प्रेजेंटली गवर्निंग द पोस्टल सर्विस इन द कंट्री, द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। तो अभी जो जिसके तहत पोस्ट ऑफिस कंट्रोल होता है, जैसे इसके तहत पहले तो कोई एक्ट ही नहीं था 1766 में, 1754 में इसको डेवलप किया, 74 में, 1837 में 1837 में पहली बार एक्ट आया, उसके बाद 1854 में और दूसरा एक्ट आया। अभी जो गवर्नेंस होता है 1898 के एक्ट के तहत होता है। तो अभी जो है पोस्ट ऑफिस के लिए कौन सा एक्ट है? इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, ठीक है। बिसाइड प्रोवाइडिंग पोस्टल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, द पोस्ट ऑफिस नेटवर्क ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर रिमिटेंसेज ऑफ फंड, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस। तो कहा जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस मतलब चिट्ठी पहुंचाने के मतलब के अलावा और भी बैंक के मतलब के काम किया जाता है इसके द्वारा, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड काम, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम, ठीक है। और कब से हो रहा है? तो मतलब कि 1858 के बाद से हो रहा है, ठीक है। 1858 में जो 1857 में 1854 में जो रेगुलेशन आया था उसके बाद से इस तरह का काम, इंश्योरेंस और बैंकिंग वाला काम किया जा रहा है इसके द्वारा। यहाँ पे है कि रिमिटेंस है जो फंड, तो रिमिटेंस का मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए कि कोई आदमी ए है, वो अपने गांव में रहता है, वो बड़ा हो गया, पढ़ लिख कर उसका जॉब लग गया, अब शहर बी में चला गया, ठीक है, वो अपने बी शहर में चला गया, शहर का नाम बी है, वहाँ से उसका अर्निंग हुआ, मान लीजिए कि 10,000 रुपया कमाया, उसमें से 2,000 खर्चा हुआ उसका, बाकी जो 8,000 बच गया वो अपने घर पे भेजता है। तो घर पे भेजता है तो ए के लिए वो रिमिटेंस है, मतलब उस विलेज के लिए वो रिमिटेंस है। तो रिमिटेंस का मतलब होता है घर पे पैसा जब भेजा जाता है, ठीक है, अपने ओरिजिन कंट्री या ओरिजिन स्टेट, मान लीजिए कि कंट्री के अंदर ही वो माइग्रेट किया है ना, मतलब कि एक ही कंट्री में, बिहार का कोई आदमी है, चला गया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से कमा करके बचा करके पैसा भेज रहा है बिहार में, तो बिहार के लिए वो रिमिटेंस है, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए इंडिया का कोई आदमी हो गया है अमेरिका में, अमेरिका से पैसा बचा कर भेज रहा है इंडिया में, तो इंडिया के लिए रिमिटेंस है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा रिमिटेंस का गेनर है। तो एग्जाम में आ सकता है कि दुनिया में रिमिटेंस के गेन के मामले में, मतलब कि रिमिटेंस प्राप्त करने के मामले में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो सबसे फर्स्ट नंबर पे इंडिया है रिमिटेंस गेन करके मामले में, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा रिमिटेंस आता है केरला में, यदि इंडिया के अंदर देखा जाए। दूसरे नंबर पर चाइना है रिमिटेंस के मामले में, पहले कंट्री का हम देख लेते हैं। सबसे पहले इंडिया है, दूसरे नंबर पर चाइना है रिमिटेंस गेन करने के मामले में, और थर्ड नंबर पर मैक्सिको है, ठीक है, थर्ड नंबर पर मैक्सिको है। उसके बाद इंडिया के अंदर देखें तो सबसे पहले केरला है,
और उसके बाद फिर यूपी है, उसके बाद बिहार है, ठीक है। तो इंडिया में टॉप 3 स्टेट इस तरह से याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस केरला में आता है, मतलब केरला के लोग सबसे ज़्यादा बाहर से कमा करके पैसा भेजते हैं बचा करके, उसके बाद यूपी के लोग, उसके बाद बिहार के लोग, ठीक है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया में आता है और इंडिया में सबसे ज़्यादा केरला में आता है, ठीक है। तो याद रहता है रेमिटेंस का मतलब होता है कि यदि कोई अपने ऑरिजिन प्लेस पे, जहाँ उसका नेटिव प्लेस था, अपने मतलब पैसा भेजता है, उसको हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल रिव्यू, तो द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। पोस्टल सर्विस बोर्ड एक है, ठीक है। जिस तरह से हर डिपार्टमेंट का एक बोर्ड होता है, जैसे रेलवे बोर्ड भी है, ठीक है। रेलवे को संभालने के लिए रेलवे बोर्ड है, ऑल इंडिया रेलवे बोर्ड है। उसी तरह से पोस्टल सर्विस बोर्ड भी है। चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड इज द आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो सेक्रेटरी होते हैं वही पोस्टल सर्विस डिपार्टमेंट के चेयरमैन बन जाते हैं, ठीक है। हालांकि रेलवे में ऐसा नहीं होता, अब मतलब वहाँ डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो सेक्रेटरी होते हैं वो चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विस होते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या है, तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर जो है स्मॉल सेविंग स्कीम चालू किया गया ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कहने पे स्मॉल सेविंग स्कीम चालू किया गया है, ठीक है। मतलब कि स्मॉल सेविंग स्कीम जिसमें काफ़ी कम पैसा लोग अपने अकाउंट में सेव कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है ना, इंडियन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक कभी बनाया गया था, IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो सेविंग बैंक फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड थ्रू नेटवर्क ऑफ 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस जो हमारे गांव में, मतलब कि गांव के अंदर वाले हिस्से में भी है, तो इसको बैंक में कन्वर्ट करने का काफ़ी एक अच्छा आइडिया था फाइनेंशियल इंक्लूजन का। द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ऑपरेट सेविंग अकाउंट। इसके तहत सेविंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, मंथली इनकम डिपॉजिट, इस तरीके के कई तरह के अकाउंट यहाँ पे खुलवाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक मेंशन किया है सुकन्या समृद्धि योजना, इसका भी वहाँ पे खाता खुलवाया जा सकता है। इसके तहत क्या है कि 0 से 9 ईयर तक की कोई लड़की यदि जन्म लेती है किसी घर में, तो मतलब 9 साल के अंदर तक, मतलब उसका जन्म लेने से उसके पेरेंट के द्वारा उसके नाम पे अकाउंट खुलवाया जा सकता है। और मंथली इसमें पैसा जमा करना होता है, उसके लिए भी एक लिमिट है कि मिनिमम इतना जमा करना है और मैक्सिमम इतना जमा करना है। और इसमें इंटरेस्ट बाकी सबके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके बाद पैसा जो है 18 साल के बाद लड़की आधा पैसा निकाल सकती है अपने पढ़ाई के लिए। और यदि 18 साल के बाद शादी होता है तो शादी के समय पूरा पैसा निकाला जा सकता है। हालांकि आई थिंक इसमें मिल जाएगा आगे इस स्कीम के बारे में, फिर भी वहाँ पे हम लोग डिटेल में देख लेंगे। द पोस्ट ऑफिस इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सटेंडिंग द रीच ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट के रीच मतलब कि लोगों का बैंक तक पहुँच यदि नहीं है तो पोस्ट ऑफिस तक पहुँच, पोस्ट ऑफिस बैंक बन जा रहा है आजकल, है ना। और उस तरीके से लोगों तक ये पहुँच रहा है। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विस, यहाँ पे इंटरनेशनली मनी ट्रांसफ़र भी होता है। इसके तहत मनी ऑर्डर पहले जाया जाता था, पहले बैंक जब नहीं था तो पैसा इसी के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता था। द कोलेब्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विस, स्टेट ऑफ आर्ट इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विस अवेलेबल थ्रू द पोस्ट ऑफिस इन द कंट्री। यदि आप नज़दीक पोस्ट ऑफिस में कभी गए होंगे पिछले कुछ साल में, ठीक है, अभी भी वहाँ पर आता है, तो वहाँ पे आपको एक बोर्ड लगा मिलेगा वेस्टर्न यूनियन लिख करके, ठीक है। वेस्टर्न यूनियन एक्चुअली है क्या, इस तरह से येलो कलर का बोर्ड रहेगा, उसका सिंबल कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। और लिखा रहेगा वेस्टर्न यूनियन। तो वेस्टर्न यूनियन एक फाइनेंशियल सर्विस है, फाइनेंशियल एक तरह से प्राइवेट कंपनी है, आप ऐसे समझ लीजिए कि वेस्टर्न यूनियन एक प्राइवेट कंपनी है। और उसका काम क्या है, तो जहाँ जहाँ वेस्टर्न यूनियन का ऑफिस है आप वहाँ पे पैसा जमा कर दीजिए और उसको एड्रेस बता दीजिए, उस पोस्ट ऑफिस वाला आदमी जो है, मतलब पोस्टमैन जो है, वहाँ से आप पैसा ले सकते हैं। तो एक तरह से मनी ऑर्डर ही हुआ, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का हुआ मनी ऑर्डर, ठीक है। तो मनी ऑर्डर जैसे क्या होता था कि हमारे जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है वहाँ जा के पैसा देते थे उसको, और वहाँ पे क्या होता था कि पैसा जब यहाँ पे भेज दिए तो मनी ऑर्डर का एक लेटर जाता था, ठीक है, पैसा नहीं जाता था उसमें। जैसे मान लीजिए कि हम 10,000 रुपया या 1,000 रुपया कुछ भी पैसा दिए, हम ये पोस्ट ऑफिस में जमा करवाएं, ठीक है। मान लीजिए पटना के पोस्ट ऑफिस में हम लोग 10,000 रुपये जमा करवाएं, तो पटना का पोस्ट ऑफिस एक स्लिप जनरेट करता था और उस पर लिखा रहता था कि हम इतने इस आदमी से 10,000 रुपया गेन किए और इस एड्रेस पे भेजना है, ये स्लिप इसको मिल गया। और इसी तरीके का एक मतलब पेपर पे प्रिंटेड जाता था उस पोस्ट ऑफिस में जहाँ उसको भेजना होता था, ठीक है। मतलब पैसा का ट्रांसफ़र नहीं होता था, उसके बदले में एक पेपर जाता था और उस पेपर पे लिखा रहता था कि इस आदमी, मतलब कि आपके गांव के इस आदमी को पैसा देना है। मान लीजिए कि पटना से गया भेजा गया है, तो पटना के पोस्ट ऑफिस में 10,000 रुपये जमा किया गया, जो जमा किया उसको एक रिसीविंग मिल गया कि आपने 10,000 रुपये जमा किया और आपके मतलब कि आपके कहने पे इस आदमी को भेजना है ना। तो उसके बाद फिर ये पोस्ट ऑफिस अपने काम के लिए इस तरह का एक पेपर जनरेट करेगी और ये पेपर जाएगा गया के पोस्ट ऑफिस में। फिर गया के पोस्ट ऑफिस में जैसे आएगा तो फिर इस एड्रेस पे जा करके 10,000 रुपया वहाँ के पोस्ट ऑफिस वाला दे देगा। मतलब पैसा का यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, पैसा तो पटना के पोस्ट ऑफिस में रह गया ना, ये फिर दूसरे जगह जहाँ भी गवर्नमेंट का जो भी रूल होगा उसके हिसाब से जाएगा। तो उसी तरीके से वेस्टर्न यूनियन काम करता है। तो ये खास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या फिर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं तो उसके लिए है, ठीक है। तो जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में मान लीजिए कोई आदमी काम कर रहा है, वो अपना पैसा क्या करे, वेस्टर्न यूनियन के वहाँ जो ऑफिस है लोकल लेवल में वहाँ जमा कराएगा और उस तरीके से
और वेस्टर्न यूनियन इतना इसलिए फेमस हुआ था, अभी तो इसके जैसे काफ़ी सारा कंपनी है, अब पहले वेस्टर्न यूनियन काफ़ी फेमस था, इसलिए गवर्नमेंट ही पहले सिर्फ वेस्टर्न यूनियन ही था ऐसा बोल सकते हैं, इसका मोनोपोली अभी भी है मार्केट में। तो गवर्नमेंट इसीलिए वेस्टर्न यूनियन का समझौता किया, क्योंकि पोस्ट ऑफिस हमारे गाँव में है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि कोई आदमी सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है और वहाँ वो बैंक में जमा कराता है पैसा, ठीक है, मान लिया वहाँ भी SBI का ब्रांच है, तो वहाँ के SBI के ब्रांच में, SBI का ब्रांच सऊदी अरेबिया में भी है, तो ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि कोई आदमी जो है सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है, अपना पैसा SBI में जमा करवाया, और उसी के मतलब उसके घर में इंडिया में किसी गांव में है, तो उसके गांव का आदमी को बैंक जाना पड़ता था पहले पैसा निकालने के लिए। तो इसमें दिक्कत काफ़ी तरह का आता था कि बैंक तो हर जगह होता नहीं था सबसे पहले, उसके बाद फिर बैंक में जाने के लिए साधन नहीं था, गांव से बैंक तक शहर में बैंक हुआ करता था, ठीक है। तो इसीलिए वेस्टर्न यूनियन के साथ समझौता किया गया और पोस्ट ऑफिस में पैसा आने लगा, ठीक है। तब वो बैंक में जा करके वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस में पैसा जमा करेगा, और यहाँ के जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ भी वेस्टर्न यूनियन का, मतलब कि सारे पोस्ट ऑफिस में तो हैं ही, क्योंकि इंडियन पोस्ट सेंट्रल लेवल पे इसके साथ कोलैबोरेट किया है, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस में मतलब कि एक ऑर्डर आएगा और फिर ये पैसा घर पे पहुँचाया जाएगा मनी ऑर्डर की तरह, ठीक है। तो इससे लोगों को थोड़ा सुविधा मिलेगी, तो इसीलिए जो है वेस्टर्न यूनियन के साथ इंडियन गवर्नमेंट समझौता किया। और इसका मेन काम होता है रिमिटेंसेज ऑफ मनी को प्रमोट करना, मतलब रिमिटेंस ऑफ मनी को ईजी बनाना, ठीक है। लगभग दुनिया के 195 कंट्री में वेस्टर्न यूनियन ऑपरेट करता है, मतलब सारे कंट्री में यूनियन का मेंबर में 193 कंट्री ही हैं। नेक्स्ट है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर कॉमन सिटीजन इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट इन 2009 में इसके द्वारा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लाया गया था, ठीक है। और इंडिया पोस्ट इज अ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस फॉर द नेशनल पेंशन स्कीम, तो इंडिया पोस्ट के थ्रू ये लाया जाता है। सब्सक्राइबर कोई भी एज के हो सकते हैं, मतलब 18 से 55 की एज के हो सकते हैं, कोई भी इंडियन सिटीजन, और 60 की एज तक वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ज्वाइन करने का एज 18 से 55 है और कंट्रीब्यूट करने का एज 60 वर्ष तक है। द पेंशन कंट्रीब्यूशन आर इन्वेस्टेड इन वेरियस स्कीम फॉर डिफरेंट पेंशंस, और पेंशन स्कीम को मैनेज करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है PFRDA जिसको बोलते हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो जैसे इंडिया में कई तरह के पेंशन स्कीम है, और सारे पेंशन स्कीम में जो पैसा जाता है वो पैसा का गवर्नमेंट कहीं यूज करती है ना, कहीं जो इन्वेस्ट करती है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाएगा, ये रेगुलेट किया जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कई तरह के स्कीम इसके द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे जन सुरक्षा स्कीम लाइक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व बीमा योजना, ये 2015 में आया था, ठीक है। तो कौन कौन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में आया था। और इसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी हम लोग मतलब कि इंश्योरेंस को ले सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट साइन मेमोरेंडम फॉर अंडरस्टैंडिंग विद नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NIC के साथ भी इसके साथ समझौता है, एंड LIC के साथ, ठीक है, फॉर PMSBY एंड PMJJBY, मतलब कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए मतलब कि पोस्ट ऑफिस के साथ NIC और LIC दोनों के साथ समझौता है। NIC भी एक तरह की इंश्योरेंस कंपनी है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है। अटल पेंशन योजना लॉन्च किया गया था हर एक पोस्ट ऑफिस में 2015 में, बैंक में भी लॉन्च हुआ था, लेकिन पोस्ट ऑफिस CBS का मतलब था कोर बैंकिंग सर्विस, तो जो भी पोस्ट ऑफिस या बैंक कंप्यूटर से जुड़े होते हैं एक नेटवर्क के थ्रू, यहाँ पे दिया ही है। कोर बैंकिंग सोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ ऑफ द इंडिया पोस्ट IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट एम टू ब्रिंग इन वेरियस IT सोल्यूशन विथ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द पोस्ट ऑफिस। तभी आप देख रहे होंगे कि शहर के मतलब जो भी छोटे शहर हैं, है ना, मतलब कि लोकल लेवल पर तो कभी नहीं पहुँचा, गाँव के जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पे भी मतलब कि मॉडर्नाइज किया जा रहा है पोस्ट ऑफिस को, वहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जोड़ा जा रहा है, CBS के थ्रू जोड़ा जा रहा है, ठीक है। द प्रोजेक्ट एम टू इम्प्लीमेंट द कोर बैंकिंग सोल्यूशन ऑल डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस, तो ऐसा और CBS का मेन यहाँ पे जो एम है ना, मतलब कि सारे पोस्ट ऑफिस को मॉडर्नाइज किया जा रहा है CBS के द्वारा, और इसका मेन एम है कि एनी टाइम बैंकिंग एनीवेयर बैंकिंग, ठीक है। तो मतलब कि कहीं भी और किसी मतलब बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ATM का फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। आजकल पोस्ट ऑफिस का भी ATM मिलता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जिसके बारे में ऊपर अभी चर्चा कर रहे थे। इसके तहत क्या है, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड, तो सिर्फ लड़की के लिए होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, है ना। वाज लॉन्च इन 2015 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत लीगल या नेचुरल गार्जियन, जो भी लीगल गार्जियन है, मतलब लीगल गार्जियन या नेचुरल गार्जियन, यानी उसके जो फादर या मदर है कोई भी, कैन ओपन ओनली 1 अकाउंट इन द नेम ऑफ 1 गर्ल चाइल्ड एंड मैक्सिमम 2 अकाउंट इन द नेम ऑफ 2 डिफरेंट गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो मतलब एक पूरी इंडिया में कहीं भी पोस्ट ऑफिस है, उसमें से कहीं भी आप एक ही अकाउंट एक आदमी के नाम पे खुलवा सकते हैं, एक लड़की के लिए, और मैक्सिमम 2 लड़की के लिए आप खुलवा सकते हैं, ठीक है। अप टू 10 ईयर है, सॉरी इसमें 10 साल कर दिया गया, पहले इसमें 9 साल था जब स्टार्ट हुआ था इसके। तो जिस दिन से बर्थ हुआ है ना, उस दिन से 10 साल तक के लिए आप इसको खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये 2016 में सेटअप किया गया था।
ठीक है, विथ अ मैंडेट टू बिल्ड मोस्ट एक्सेसिबल अफोर्डेबल। तो इसका भी मेन टारगेट यही था कि बैंकिंग का जो सर्विस है, क्योंकि बैंक हर जगह ब्रांच अपना खोलना नहीं चाहते, क्योंकि बैंक को ब्रांच खोलने में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और उनको स्टाफ वहाँ पे बैठाना पड़ता है, तो स्टाफ को उतना सैलरी देने के लिए बैंक में उतना इनकम हो नहीं पाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोची कि पोस्ट ऑफिस तो हमारे हर गाँव में लगभग है, मतलब हर 3-4 गाँव पे एक पोस्ट ऑफिस तो है ही, तो क्यों ना उसी को बैंक बना दिया जाए और बैंकिंग का सारा सर्विस वहाँ प्रोवाइड किया जाए। तो बैंकिंग का सारा सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड होता है, डिपॉजिट होता है, मनी ट्रांसफ़र होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे मनरेगा या फिर स्कॉलरशिप वगैरह का पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद लोन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट सारा कुछ वहाँ पे होता है। इसके अलावा और भी जैसे बैंक के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू आप डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, तो यहाँ भी इस तरीके का काम होता है ना। तो इस तरीके का आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक प्रोडक्ट प्राइमरीली एम एट सेविंग वेरेज IPPB प्राइमरी फोकस ऑन इनकरेजिंग डिजिटल पेमेंट। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो था इसका मेन एक थी होता है, मतलब कि मेन इसका टारगेट होता है, मेन एम होता है सेविंग करने का, ठीक है, जिस तरह से बैंक में सेविंग होता है। और IPPB का मेन टारगेट है डिजिटल पेमेंट को इनकरेज करने का। तो ये दोनों में यही अंतर है, दोनों का टारगेट अपना अलग अलग है, ठीक है। अब न्यू एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज, तो और क्या क्या सर्विसेज है, तो इसमें आप देख सकते हैं स्पीड पोस्ट का सुविधा है ना। स्पीड पोस्ट 1986 में ही चालू किया गया था और काफ़ी मतलब तेज़ी से इसको डिलीवर किया जाता है, 35 kg तक को यहाँ पे डिलीवर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेवरेजिंग ऑफ पोस्ट ऑफिस नेटवर्क फॉर सेटिंग ऑफ पासपोर्ट सेवा केंद्र। पोस्ट ऑफिस को पासपोर्ट सेवा केंद्र के रूप में डेवलप किया जा रहा है, यानी कि आप यदि पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में जाकर आप बनवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी, तो जिस तरीके से डिफरेंट सामान मंगाया जाता है ना, तो उसी तरह कैश ऑन डिलीवरी का भी यहाँ पे सुविधा दिया गया पोस्ट ऑफिस के द्वारा। गंगाजल थ्रू पोस्ट ऑफिस से 2016 में चालू किया गया था, इसको याद रखिएगा, गंगाजल मंगवाया जाता है पोस्ट ऑफिस से। इंडिया पोस्ट एंड प्लेस अरेंजमेंट फॉर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गंगाजल सोर्स फ्रॉम ऋषिकेश एंड गंगोत्री। यदि आपको ऋषिकेश और गंगोत्री से गंगाजल चाहिए तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू 2016 में मंगवा सकते हैं। इसके थ्रू इसको ऑर्डर ऑनलाइन भी किया जा सकता है और कैश ऑन डिलीवरी इसके लिए किया जा सकता है, काफ़ी कम रेट पे, आई थिंक 5 रुपया या 6 रुपये पर लीटर के हिसाब से। तो जो भी होता है मेन पानी का चार्ज नहीं लिया जाता, जो भी वहाँ से कॉस्ट होता है आने का उसका चार्ज लिया जाता है। पोस्ट शॉप के बारे में, पोस्ट शॉपिंग यानी कन्वीनियंट स्टोर फॉर्मेट, तो जिस तरह से एक दुकान होता है, मॉल होता है, उसी तरीके से पोस्ट शॉपिंग खोला गया। यहाँ पे पुराने स्टाम्प वगैरह बेचे जाते हैं, ठीक है, या फिर पुराने एल्बम और भी कई तरह के जो भी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड चीज़ है। वहाँ पे पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, तो जिस तरीके से रेलवे का जो रिजर्वेशन होता है तो इसको ऑनलाइन रिजर्वेशन करना है, तो गांव में यदि किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो रिजर्वेशन कराने कहाँ जाएगा, तो उसको शहर आना पड़ेगा जहाँ रेलवे का स्टेशन है। लेकिन यदि उसको इसीलिए उसके सुविधा के लिए पैसेंजर रिजर्वेशन करा सकते हैं। रेलवे का यहाँ तक कि फ्लाइट का भी टिकट काटा जाता है आजकल पोस्ट ऑफिस में। उसके अलावा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो सॉवरेन मतलब कि पेपर गोल्ड आप खरीद सकते हैं। पेपर गोल्ड कहने का मतलब हुआ कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत लॉन्च किया 2015-16 में, और यहाँ पे आप ओरिजिनली गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं। जैसे मान लीजिए गोल्ड का प्राइस 30,000 पर 10 ग्राम अभी चल रहा है, तो आप 30,000 रुपये दे करके आप 30,000 रुपया दिया पोस्ट ऑफिस में दे दीजिए और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको पेपर पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपने 10 ग्राम सोना खरीद लिया। अब फिर आप इसको नॉर्मल सोना की तरह यूज कर सकते हैं, बस पहन नहीं सकते हैं, ठीक है। जब आपको बेचना होगा तब जाकर के इसको बेच सकते हैं कि हम 10 ग्राम सोना खरीदे, तो उस दिन के प्राइस के हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस फिजिकल गोल्ड ना मिल करके आपको पेपर गोल्ड मिलेगा यहाँ पे। ई पोस्ट ऑफिस जो है, ई पोस्ट ऑफिस अनरजिस्टर्ड हाइब्रिड मेल प्रोवाइडेड फॉर बोथ रिटेल एज वेल कॉर्पोरेट कस्टमर। तो ये मेनली कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए है, ठीक है, और रिटेल कस्टमर के लिए। इसमें जैसे ईमेल भेजा जाता है उसी तरीके से इसका है। ई पेमेंट यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ई पेमेंट में क्या है कि इट इज एन ऑप्शन फॉर बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट देयर बिल फॉर देयर पेमेंट थ्रू पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू यदि कोई बिलिंग हुआ है तो ये बिजनेसमैन के लिए, आम आदमी के लिए नहीं है। ई पेमेंट के बारे में याद रखिए। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ये क्या है, तो एक संगठन है इंटरनेशनल यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, मतलब कि एक तरह से अभी ये न्यूज़ में था इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूज़ में इसलिए था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पोस्ट ऑफिस का जो आदान प्रदान होता था, ठीक है, तो पाकिस्तान कुछ दिन से चिट्ठी नहीं ले रहा था इंडिया की तरफ से। मतलब इंडिया की तरफ से जो पोस्ट किए गए थे पाकिस्तान को, जैसे इंडिया में कोई आदमी है, पाकिस्तान में किसी आदमी को पोस्ट ऑफिस के द्वारा चिट्ठी भेज रहा है, तो पहले पाकिस्तान जो है उसका मतलब कि आदान प्रदान कर रहा था। वहाँ से यदि कोई इंडिया चिट्ठी भेज रहा था, इंडिया को देता था, इंडिया वाला पाकिस्तान अपना ले लेता, तो पाकिस्तान के द्वारा इसको रोक दिया गया कि हम इंडिया की तरफ से भी कोई चिट्ठी नहीं लेंगे और इंडिया के मतलब उधर से भी इंडिया को नहीं भेजा जा रहा है। तो ये मतलब कि हमारे जो मिनिस्ट्री थे उसके द्वारा कहा गया कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का ये उल्लंघन है, तो इसलिए न्यूज़ में था। इसको बनाया गया था 1876 में, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का 1876 से। 192 देश इसमें है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि यदि वार सिचुएशन भी है, मतलब लड़ाई भी हो रहा है, फिर भी आप किसी मतलब कि इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर एक फंडामेंटल राइट का लिस्ट है। इंडिया में तो है ही फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंटरनेशनल लेवल पर भी एक फंडामेंटल राइट का लिस्ट है। वहाँ भी बोला गया कि राइट टू कम्युनिकेट एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि यदि देश बंटवारे के समय कुछ परिवार उधर रह गए, कुछ परिवार इधर रह गए और दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है,
तो बीच में चिट्ठी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इंडिया और इसके बीच में चिट्ठी भेजा जाता था पहले, और इधर भी बहुत ज़्यादा डिलीवरी भी होता था, है ना, अमेजन के थ्रू, या फिर बहुत सारे बुक का भी इस तरीके से इंडिया में यदि कोई मैगजीन छप रहा है तो पाकिस्तान में बहुत बिकता था। ठीक है, खास करके हम पंजाब में जाएंगे तो बहुत सारा आपको वहाँ पे मैगजीन मिल जाएगा, जो पाकिस्तान में छपता है इंडिया में बिकता है, इंडिया में छपता है पाकिस्तान में बिकता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे इसको मना कर दिया गया, इसलिए न्यूज़ में था। तो याद रखिएगा 1876 से इंडिया इसका मेंबर है। उसके अलावा डेडिकेटेड रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, तो जिस तरीके से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है रेलवे के द्वारा, जहाँ पे सिर्फ मालगाड़ी चलेंगे, उसी तरह से डेडिकेटेड रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप किया है, जहाँ पे सिर्फ पार्सल वगैरह चलेगा। हालांकि अभी उतना हाई लेवल पर डेवलप हुआ नहीं है, लेकिन फिर इस तरह का एक शुरुआत किया गया। नेक्स्ट है पोस्टमैन मोबाइल ऐप। पोस्टमैन मोबाइल ऐप के तहत क्या है, एन एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड पोस्टमैन मोबाइल ऐप डिजाइन एंड डेवलप्ड इन द हाउस बाय डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। मैसूरू में एक इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर एक्सलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, इसको पूरे कंट्री में लॉन्च किया गया है। ठीक है, दिस मोबाइल ऐप इज बीइंग यूज्ड टू डिलीवरी स्टाफ फॉर डिलीवरिंग वेरियस अकाउंटेबल आर्टिकल सच एज पीसपोर्ट। तो इसमें यदि आपका जैसे पहले नॉर्मली ऐसे चलिए क्या होता है कि नए नए जो शहर बस रहे हैं, तो वहाँ पे गांव में जैसे हर आदमी को हर कोई जानता था, तो गांव में कोई भी पूछता था कि ये आदमी का घर कहाँ है, तो कोई बता देता था। ठीक है, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि शहर नया नया बन रहा है, तो कोई एक दूसरे को, एक ही घर में रहने वाले 10 लोग नहीं जानते हैं कि फ्लैट नंबर 202 में कौन रहता है। यदि कोई फ्लैट नंबर 101 का आदमी है तो 202 नंबर फ्लैट के आदमी का नहीं जानता है। तो इससे मतलब कि पोस्टमैन को काफ़ी दिक्कत हुआ करता था, क्योंकि सारे नए लोग हैं। तो इससे निजात पाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया, पोस्टमैन मोबाइल ऐप। तो इस पर क्या होगा, यदि कोई रजिस्ट्री है या स्पीड पोस्ट है या कोई पार्सल यदि डिलीवर नहीं होगा, तो इस ऐप पे जो है उस एरिया का पोस्टमैन उसको मतलब कि डाटा डाल देगा, और किसी को यदि पार्सल नहीं मिला तो कहाँ ढूंढने जाएगा, तो उसको पोस्ट ऑफिस में ढूंढने जाना पड़ता था। तब घर बैठो पोस्टमैन ऐप के थ्रू ढूंढ सकता है कि हमारा पार्सल क्यों नहीं डिलीवर हो रहा है, कहीं पोस्टमैन को तो मेरा घर पता नहीं चल रहा है ना। तो ये यहाँ पे था। ठीक है, नेक्स्ट है फिलैटली। क्या होता है, फिलैटली एक हॉबी है, यदि किसी को हॉबी है कलेक्टिंग ऑफ स्टाम्प कलेक्ट करने का, यानी कि डिफरेंट कंट्री के स्टाम्प कलेक्ट करने का, फिर इंडिया का डिफरेंट स्टाम्प कलेक्ट करने का किसी को हॉबी है, उसको फिलैटली कहते हैं। ठीक है, एक हॉबी है। माई स्टाम्प एक तरह समझिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, इसके तहत क्या था कि हर कोई अपने अपने सीट पे मतलब कि एक पेपर पे चिपकाए उसके पास कितना स्टाम्प है ना, कहाँ कहाँ का है, उस स्टाम्प पे कौन सा हेरिटेज बिल्डिंग है, ये सब के बारे में। पर्सनलाइज माई स्टाम्प, यानी कोई यदि चाहे तो स्टाम्प पे अपना फ़ोटो छपवा सकता है, जिससे जैसे प्रधानमंत्री या फिर किसी के नाम पे स्टाम्प जारी किया जाता है, उसी तरीके से यदि आप चाहें कि स्टाम्प पे मेरा फ़ोटो हो तो आप भी उसको छपवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अलग से चार्ज देना पड़ता है, लेकिन आप जाकर छपवा सकते हैं। तो इट इज़ अ पर्सनलाइज्ड सीट ऑफ पोस्टल स्टाम्प अलॉन्ग साइड दिस पर्सनलाइज्ड स्टाम्प द कस्टमर में ऑफ फॉर प्रिंटिंग देयर ओन पेरेंट फैमिली, मतलब किसी जो भी आप पिक्चर छपवाना चाहें, अपना, अपने परिवार का या अपने शादी का। ऐसा देखा गया है कि जितने इसमें स्टाम्प जो छपवाया जाता है उसमें से 90% स्टाम्प अपने मैरिज फोटो का छपवाते हैं लोग। इसी मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया था ये डाटा। सम ऑफ द स्कीम थीम्स ऑफ पर्सनलाइज्ड माई स्टाम्प सर ताजमहल, हवा महल। तो मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोग जो है ताजमहल के सामने या फिर हवा महल के सामने इस तरीके से, फिर एनिवर्सरी का फ़ोटो है ना, तो इस तरीके से आप वहाँ पे छपवा रहे हैं लोग। यहाँ तक कि वैष्णो देवी जो घूमने जाते हैं तो वहाँ का जो फोटो होता है उसको भी लोग स्टाम्प पे छपवाते हैं। ठीक है, फिर वो स्टाम्प पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो लोग या तो अपने खरीद के रख लेते हैं, नहीं तो फिर वो डिफरेंट पोस्ट ऑफिस में बिकने के लिए जाता है। ठीक है, तो फिर आम आदमी भी खरीदेगा, तो ऐसा हो सकता है कि आप कभी पोस्ट ऑफिस में खरीदने जाएँ स्टाम्प और आपको किसी के शादी का फोटो वाला स्टाम्प मिल जाए। ऐसा कोई भारी बात आजकल नहीं है, मतलब कि ऐसा हो सकता है। सेलिब्रेशन ऑफ 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया, उसके तहत स्टाम्प रिलीज किया गया। उसके अलावा फिर देखते हैं दीनदयाल स्पर्श योजना। तो फिलैटली स्कॉलरशिप स्कीम को दीनदयाल स्पर्श योजना, इसके तहत क्या है, तो जो लोग फिलैटली में मतलब कि अपना हॉबी रखते हैं तो उनके बीच में एक कंपटीशन यहाँ पे लाएगा, उसके लिए एक योजना है स्पर्श योजना। इसका फुल फॉर्म होता है स्कॉलरशिप ऑफ प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज हॉबी। वाज इंट्रोड्यूस 2017-18 2017-18 में इसको लॉन्च किया गया था, और खासकर इसको यंग चिल्ड्रेन के लिए था, है ना। और मेनली किसके लिए था, तो क्लास 6, 7, 8, 9 के स्टूडेंट के लिए था। और 920 स्कॉलरशिप हर साल दिया जाएगा। अंडर द स्कीम 920 स्कॉलरशिप अवार्डेड थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है 2.5 अक्षर लेटर राइटिंग कंपटीशन, नेशनल वाइड लेटर राइटिंग कंपटीशन। 2.5 अक्षर, आखर यहाँ लिखा हुआ, अक्षर आखर मतलब अक्षर होता है। 2017-18 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, लेटर राइटिंग के लिए, मतलब क्योंकि आजकल जो है चिट्ठी लिखने के लिए लोग भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे ईमेल के ज़माने में या फिर मोबाइल के ज़माने में। ठीक है, टॉप 3 इंटेलिजेंस कैटेगरी, 4 कैटेगरी में लेटर राइटिंग को बांटा गया था, और हर मतलब चारों कैटेगरी में से 3-3 लेटर को जो है दिया गया था, प्राइज़ दिया गया था। 2018-19 के लिए मतलब कि जो थीम था लेटर का, लेटर टू माई मदरलैंड,
इंस्पायर्ड बाय पॉपुलर टैगोर सॉन्ग अमार देशेर माटी, मतलब कि टैगोर का एक सॉन्ग था पॉपुलर, अमार देशेर माटी, मतलब मेरे देश की मिट्टी, उसी के थीम पे था द लेटर टू मदरलैंड। 19-20 के लिए है डियर बापू यू आर इमोर्टल, ये थीम है, ठीक है। और तो ये था आज की वीडियो में टेलीकम्युनिकेशन से, हम लोग कल पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।